नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए मैं एक बार पुनः हाजिर हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद। अब वो चर्चा क्या है कि हमारे आरबीसी बोर्ड के अंदर कक्षा 11 और 9th के जो पेपर है वो भी 24 तारीख से शुरू हो रहे हैं। बच्चों के सामने ये समस्या रहती है कि वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, परीक्षा में किस प्रकार से पढ़े कि वो एक अच्छे अंकों की तरफ जा सके। ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं एक हिंदी क्लास लेकर के आया हूँ और मेरे जहाँ तक मानना है कि अगर जो विद्यार्थी इस क्लास को पढ़कर चला जाएगा तो वो अपने पेपर के 100% करके आएगा, यानी 100% वो परिणाम दे करके आएगा। पढ़ना पड़ेगा। इस क्लास में मैं आपके लिए वितान भाग के 4 लेसन हमारे हैं वो लेके आया हूँ। पहला भारतीय गायकों में लता मंगेशकर, दूसरा जो है राजस्थान की रजत बूंदे, आलो अंधारी बेबी हालदार और भारतीय कलाएं, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन कौन से प्रश्न आने हैं, क्या पढ़ के जाना है, इन सब के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट जरूर करना। इस वीडियो पर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप तक जो बात पहुंचाना चाहता था क्या वो सही रूप में पहुंची है। तो आपसे निवेदन, लाइक और शेयर करना आपका काम है, करो या न करो वो आपकी मर्जी, लेकिन कमेंट जरूर करना ताकि मुझे इस बारे में पता लग सके। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ। पहला है हमारा लता मंगेशकर। लता जो मंगेशकर है वो एक हिंदी गानों की बहुत बड़ी हस्ती है जिसके बारे में कोई चर्चा करना इतनी आसान नहीं है कि हम क्या बताएं। सब जानते हैं। अपने गान पान से उनकी गायकी का सबसे बड़ा जो मर्म था, लता की गायकी का मर्म क्या था, लता की जो गायकी है उसका जो मर्म था, रहस्य था, वो क्या था, उनका गान पान था। दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री जो मंगेशकर थे की पुत्री थी कौन, लता। अब लता ने अपने गान पान से वो मुकाम हासिल किया कि उनके काल की जो पार्श्व गायिकाएं थी वो भी अपने आप में पीछे हटने लगी। एक गायिका थी नूर जहां, ये भी बहुत सुप्रसिद्ध गायिका थी, लेकिन इनकी गायकी में जो मादकता थी वहीं लता की गायकी में क्या था, मधुरता थी, कोमलता थी। इसकी गायकी में नाद में स्वर था जो कि सौम्यता भाषा में, ये गायन के कारण ही वो अपने आप का एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाई। उनके का सुर था, ताल और जो लय उनकी गायकी में देखी जाती है, इसी कारण लता को आज हम सुर सम्राज्ञी कहते हैं। क्या कहा जाता है लता को, लता के अगर नाम है तो सुर सम्राज्ञी कहा जाता है, क्योंकि अपनी आवाज से, अपनी वाणी से, ध्वनि से संगीत के क्षेत्र को एक बड़ा नाम दिया। और शास्त्रीय संगीत के अंदर लता का पहला स्थान आता है कि शास्त्रीय संगीत और हमारे पास चित्रपट संगीत की दो जो सीढ़ियां चलती है, उस संगीत के क्षेत्र में लता ने किस प्रकार से अपने आप को बताया। तो चित्रपट और शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, लोगों के मन में ये भ्रम था कि क्या शास्त्रीय संगीत में लता अपने आप को व्यवस्थित कर पाएगी। बहुत अच्छे तरह से उन्होंने व्यवस्थित किया। और चित्रपट संगीत तो आपको पता है कि 3 से 6 मिनट या 5 मिनट के संगीत में लता की बराबरी करने वाला कोई गायकार है ही नहीं, नहीं कोई गायिका है। तो शास्त्रीय संगीत में जब लता को उतारा जाता है कि लता किस प्रकार से संगीत में अपने आप को प्रकटती है, क्या लोगों को बांध पाती है, तो मानने वाले कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत को जानकार रखने वाले ही लोग समझ पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शास्त्रीय संगीत के अंदर भी लता ने अपना प्रथम स्थान हासिल किया और चित्रपट संगीत में तो था ही उनका। अब पूछते हैं उनकी गायकी की विशेषता क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, इनकी गायकी की जो विशेषता है वो इसके क्या, एक तो लय है, इनके पास सुर भी था, ताल भी थी, मधुरता थी,
इनके पास कोमलता भरे स्वर थे, नाद में स्वर था उनका, सुरम्यता इनकी थी वाणी में, ठीक है। भाव भंगिमा के साथ में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। मंत्र मुग्ध कर देना, जिस चीज के साथ श्रोतागणों को इस प्रकार से बांध देना कि वो न चाहते हुए भी अपने स्थान से हिल नहीं पाते, क्योंकि लता ने जिस प्रकार से इस संगीत के क्षेत्र में अपने आप को झोंक दिया था, आज उसी लता को हम पढ़ते हैं। अब आपके सामने ये जानकारी, सामान्य सी जानकारी आपसे पूछी जाएगी, तो प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं। अब प्रश्न पहला पूछेगा लता की गायकी की विशेषता, आप इनको याद करके जाना। तो अभी मैंने बताई आपको सुरले, ताल, मंत्र मुग्धता, सुंदरता, मधुरता, कोमलता और मंत्र मुग्ध करने की शैली इनकी थी, भाव भंगिमा के साथ प्रकट करना। दूसरा है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत में अंतर। चित्रपट संगीत में अंतर क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तीसरा शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं, इसको भी आप पढ़ के जाना। शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं। छोटा प्रश्न अगर आपसे बात करें तो छोटा प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है, लता के गायकी का मर्म पूछ सकता है। लता की जो गायकी है उसका मर्म मैंने भी बताया था, वो क्या थी, उसकी गान पान था। इसके अलावा पूछता है लता किसकी पुत्री थी, तो दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी। हृदयनाथ बोलते हैं उनको, हृदयनाथ दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये है कि लता की गायकी कैसी थी, लता किस प्रकार अपने आप को संगीत के क्षेत्र में स्थापित कर पाती है, लोगों की उनके प्रति क्या राय है, लोग उनके संगीत को क्यों सुनना चाहते हैं। ये तरह तरह की बातें जो हमें इस पाठ में पढ़ी है, उन्हीं पाठ का सार मैंने आपके सामने रख दिया है। अब हम दूसरे पाठ की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, और वो पाठ है हमारा राजस्थान की रजत बूंदे। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान जैसा प्रदेश जहां पानी होना ही बहुत बड़ी बात है, मरुस्थल कहलाता है राजस्थान का क्षेत्र, लेकिन अब तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, और इसी परिवर्तन में राजस्थान की जो राजस्थान है हमारा वो प्रदेश, राजस्थान की रजत बूंदे हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें क्या क्या बनेगा बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं बता दूं, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा लगभग, मुझे जहां तक विश्वास है। पहले पूछेगा राजस्थान में पानी का स्वरूप, पानी को कितने भागों में बांटा गया, पानी के स्वरूप पूछ सकता है। कितने स्वरूप हम पढ़ते हैं पानी के, हम 3 पढ़ते हैं। पहला पानी होता है पालर पानी, पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी परीक्षा में। दूसरा आप पढ़ते हो कौन सा, रेजानी पानी, रेजानी पानी। तीसरा आपका है कौन सा, पताल पानी। इन चीजों को समझने के लिए मैं आपको एक बात आता हूं, ये हमारी भूमि की परत ऊपर का है जहां जनजीवन रहता है, जनजीवन। ये भूमि के बीच का भाग परत आ गई पानी, कौन सी, रेजानी पानी वाली। और ये है अपना पताल। इससे पहले क्या होती है, खड़िया पट्टी आती है, जो कि चुन्ना पट्टी है, खड़िया पट्टी, भूगर्भ पट्टी जिसको बोलते हैं। जब बरसात होती है यहाँ से तो पानी जमीन पर आता है, इस पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे हमारे घरों में छत पे पानी आ गया, समतल जगह हमने पक्की बना रखी है वहां से पानी इकट्ठा कर लिया। ये जो बरसात का पानी है जिसको हमने इकट्ठा किया है वो पालर पानी है, यानी बरसात का पानी, बरसात का पानी, इसी को पालर पानी कहते हैं। समझ में आ गया। आपसे पूछते हैं पालर पानी क्या है, तो वर्षा के समय वर्षा जल को किया गया एकत्रित भाग जो है वही बरसात का पानी पालर पानी कहलाता है। दूसरा है रेजानी पानी। अब क्या होता है, जितने पानी को हमने स्टोर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, वो तो हो गया। अब ये पानी क्या करती है, भूमि सोख लेती है, जमीन में सोखने के बाद ये पानी इस पट्टी से ऊपर आ जाता है, इस पट्टी से खड़िया पट्टी से ऊपर ठहर जाता है। खड़िया पट्टी नीचे नहीं जाने देती,
जब इस पानी को खड़िया पट्टी से ऊपर पाते हैं, यह वर्षा का ही पानी सोख करके जमीन में चला गया, इसे क्या कहते हैं? रेजानी पानी कहते हैं। और तीसरा, इस खड़िया पट्टी के नीचे का पानी जो भाग है वो पाताल कहलाता है, और पाताल का पानी है पाताल पानी कहलाता है। अब इस पट्टी को तोड़ करके हम इस जल को प्राप्त करते हैं, यानी भूगर्भ पट्टी, यानी अंतिम स्तर का जो पानी है पाताल का पानी ही क्या कहलाता है? पाताल पानी कहलाता है, भूगर्भ पट्टी से नीचे। ये तो हो गए पानी के प्रकार। अब आपसे पूछेगा, ये अगला प्रश्न क्या पूछेगा? कुएं और कुएं में अंतर क्या है? क्या कहते हैं? एक तो कुएं बनाते हैं अपने घरों में, पतली होती है, और दूसरा बनाते हैं कुआं। प्रिय विद्यार्थियों, रेगिस्तान में पानी को बचाने के लिए बहुत तरह के इंतजाम किए गए, और उन इंतजाम के अंदर क्या है? एक कुएं बनती है जो कि बहुत संकरे आकार की होती है। इतना आकार छोटा होता है कि इसमें एक व्यक्ति बैठ करके ही इसकी खुदाई करता है। अब खुदाई करता है, जितनी मिट्टी होती है उतनी मिट्टी वो बाल्टी के सारे बाहर निकालता जाता है और गहराई में चला जाता है। अब ये क्या करती है? इस रेजानी पानी को इकट्ठा करती है, या ऊपर के पानी को इसमें भर सकते हैं। ये हमारे पास किसका काम आती है? कुएं। और इसको बनाने वाला जो चेजारा होता है उसे क्या कहते हैं? चेलवांजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चेलवांजी या चेजारा। ये इस कुएं के निर्माण को पूरा करते हैं, इनकी चिराई करते हैं। अब रेगिस्तान में मिट्टी धंसने से क्या करते हैं? कई बार हमारे पास एक घास आती है, खींप, बुई भी बोलते हैं उसको, इनका प्रयोग करते हैं, बड़े रस्से बनाते हैं, और जूट का रस्सा भी होता है इसके साथ में। रस्से को बांधते जाते हैं, एक चक्कर बनाते हैं, बनाते बनाते, और अंतिम भाग तक इसको पक्का करते चले जाते हैं। अब जो रेगिस्तान में दूसरा रूप पानी का इकट्ठा करने का है कुआं। भूमिगत पानी को संग्रहित करने का भाग है। कुआं जो है वो भूमिगत पानी को स्टोर करता है, सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है। भूमि के अंदर इसकी गहराई जो है बहुत ज्यादा होती है, 400-500 फुट तक भी हो सकती है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। इसका आकार बड़ा होता है, पानी ज्यादा मात्रा में आता है इसमें, और काफी गहराई होती है। आजकल इसको पक्की ईंटों से क्या करते हैं? पक्का कर देते हैं दीवारें इसकी, ताकि बाहर की मिट्टी जो है वो धस करके अंदर नहीं आए, और हमारा जो कुआं है वो लंबे समय तक हमें इस पानी की सुविधा देता रहे। अब आपसे क्या पूछेगा प्रश्न? देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण, पानी के स्वरूप के ऊपर एक प्रश्न पूछ सकता है। तीसरा पूछेगा क्या आपको कि चेलवांजी क्या है? चेलवांजी कुएं बनाने वाले चेजारे हैं। खड़िया पट्टी किसे कहते हैं? खड़िया पट्टी जो है हमारे जैसलमेर साइड में जाओगे आप तो चुनने की एक भूगर्भ पट्टी बनी हुई है, जहाँ की सेवन घास वगैरह वो मैदान पाया जाता है। वहाँ उस पट्टी के अंदर नीचे क्या है? एक बहुत बड़ी चट्टान है जो कि खड़िया पट्टी चट्टान के रूप में पाई जाती है, और इसको पार करने के बाद पाताल आता है, और पाताल में मिलने वाले पानी को क्या कहते हैं? पाताल पानी कहते हैं। और इस पाठ से कुछ पूछने वाली चीजें नहीं है कि पानी का स्वरूप कैसा है। 3 स्वरूपों में हमें मिलता है, पादर पानी, रेजानी पानी, पाताल पानी। चेलवांजी कौन है? खड़िया पट्टी क्या है? कुएं और कुएं में अंतर क्या है? दोनों में अंतर पूछ सकता है, अंतर आपको पढ़ के जाना है, या निर्माण की प्रक्रिया पूछ सकता है, कैसे बनाई जाती है। बस इसके अलावा आपसे इसमें कुछ नहीं पूछेगा। अगर ये 2 क्लासें आपको, 2 पार्ट आपके मैंने करवाए हैं, अगर ये जानकारी अच्छी लग गई तो अगली वीडियो में जो आपको दे रहा हूँ उसमें 2 पार्ट जो बच गए हैं विधान के, उन्हीं पाठों को मैं लेकर आ रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप एक बार अध्ययन करेंगे। परीक्षा बहुत नज़दीक है, परीक्षा को देखते हुए, अपने कम समय को बचाते हुए मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप तक जानकारी पहुंचाई है। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।